वन में। तो आपसे पूछे कभी एक सीधा सा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, विघटन कब हुआ। आपसे पूछे कि विघटन कब हुआ, तो विघटन हुआ 1991 में। कब हुआ? 1991 में। सोवियत संघ कब टूटा? 1991 में। सोवियत संघ कब टूटा? 1991 में। और सोवियत संघ में सबसे बड़ा देश कौन सा था? रूस। ये कितने देशों का संगठन था? 15। कितने देशों का? 15। टूटा कब? 1991। तो सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी? तीसरी। बोकारो इस्पात संयंत्र कहां पे? झारखंड। सोवियत संघ के या रूस के सहयोग से। अब मेरी बात सुनना, अब चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं बनी, योजना अवकाश आया, है ना, 3 साल का योजना अवकाश था। इसके बाद आपके लिए जो महत्वपूर्ण है, आपके लिए महत्वपूर्ण है 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 5वीं पंचवर्षीय योजना, है ना। मैंने आपको चौथी नहीं बताई क्योंकि मैं वो बता रहा हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1974 से 1979, 1974 से 79, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया 78 में। कब समाप्त कर दिया? 78। ये समाप्त कब होनी थी? 79, लेकिन समाप्त कब कर दिया? 78। इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। किसका नारा दिया गया? गरीबी हटाओ। तो अग्निवीर में आपके पेपर में आपसे पूछेगा कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 5वीं। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं। असफल पंचवर्षीय योजना तीसरी। असफल तीसरी। उद्योग को प्राथमिकता दूसरी। उद्योग को प्राथमिकता दूसरी। कृषि को प्राथमिकता पहली। कृषि को प्राथमिकता पहली। पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आई? 1951। पहली पंचवर्षीय योजना कब आई? 1951। क्या मेरी बात समझ गए आप लोग? 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 79 तक के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसे कब समाप्त कर दिया? 78। कब समाप्त कर दिया? 78। क्लियर बात? अगली चीज, 1991 में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। 1991 में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। किसको अपनाया? आर्थिक नियोजन। और आर्थिक नियोजन के अंतर्गत हमने 3 चीजों को अपनाया: निजीकरण, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। ऐसे उपक्रम जो घाटे में चल रहे थे उनको कैसे हाथ में दे दो? निजी हाथ। वहां कौन सी भागीदारी बढ़ाओ? निजी भागीदारी। उदारीकरण, लाइसेंस व्यवस्था, जैसे बाहर से कोई भी कंपनी भारत में व्यापार करने आ रही है तो उसे क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस। तो पहले भारत के लाइसेंस लेने के नियम बड़े कठोर थे। कठोर थे तो विदेशी कंपनी आती नहीं थी यार, कौन मगजमारी करे यार, वहां तो बड़ा बहुत मुश्किल से लाइसेंस मिलता है। और हम चाहते थे कौन सी कंपनी आए? विदेशी कंपनी। तो हमने हमारी लाइसेंस प्रणाली को क्या कर दिया? थोड़ा आसान कर दिया। तो उसे क्या कहा? उदारीकरण। और अपने देश की अर्थव्यवस्था के द्वार विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए खोल दिए, उसको क्या कहा? वैश्वीकरण। तो निजीकरण को कब अपनाया? उदारीकरण को, वैश्वीकरण को। इन तीनों को क्या बोलते हैं? आर्थिक नियोजन। इन तीनों को क्या बोलते हैं? आर्थिक नियोजन। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। ऐसी प्लानिंग जो आर्थिक रूप से, आर्थिक मतलब पैसा, आर्थिक मतलब पैसा, किसकी प्लानिंग? पैसों की प्लानिंग। और पैसों की प्लानिंग को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? आर्थिक नियोजन। तो आपसे पूछेगा आर्थिक नियोजन को कब अपनाया? 91। आर्थिक नियोजन को कब अपनाया? 91। निजीकरण को, उदारीकरण को, वैश्वीकरण को 91। क्लियर मेरी बात? तो मेरे अनुसार लिखना, देखो जरा
तीसरी पंचवर्षीय योजना, पॉइंट डाल के लिखना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 1961 से 66 तक चली। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली। इसे सबसे असफल पंचवर्षीय योजना माना जाता है। इसे सबसे असफल पंचवर्षीय योजना माना जाता है। कारण बता दिया मैंने, भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध। इसी पंचवर्षीय योजना में, इसी पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र, इसी पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। इसी पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। वर्तमान में यह इस्पात संयंत्र, वर्तमान में यह इस्पात संयंत्र, वर्तमान में यह इस्पात संयंत्र, यह इस्पात संयंत्र झारखंड में, वर्तमान में यह इस्पात संयंत्र, इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है। इसे सोवियत संघ से सहयोग से स्थापित किया गया था। सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। नीचे ब्रैकेट लगाओ और लिखना, सोवियत संघ में 15 देश शामिल थे। सोवियत संघ में 15 देश शामिल थे। सोवियत संघ में 15 देश शामिल थे। इनका विघटन 1991 में हुआ। 1991 को अंडरलाइन कर लो। इनका विघटन विघटन मतलब टूटना 1991 में हुआ। इनका विघटन 1991 में हुआ। विघटन हो गए मतलब एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। क्या हो गए, अलग। अच्छा, अभी किसका युद्ध चल रहा है? रूस और यूक्रेन। तो पहले सोवियत संघ में रूस और यूक्रेन आपस में क्या थे, शामिल थे। अलग कब हुए? 91। अलग कब हुए? 91। चलो अगला लिखो। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। किसका नारा दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यह पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 तक के लिए बनाई गई थी। यह पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 तक के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसे 78 में ही समाप्त कर दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद से हट गई थी और प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। लेकिन इसे 78 में ही समाप्त कर दिया गया। अच्छा, मेरी बात एक और सुनो, बहुत अच्छी सी बात। नोटबंदी पहचानते हो? भूले तो नहीं? नोटबंदी कब हुई थी? अभी 2016 में। नोटबंदी को, अरे नोटबंदी समझते हो साहब? मैं नोटबंदी बोल रहा हूं, ठीक है? नोटबंदी, नोटबंदी को अर्थशास्त्र की भाषा में, और अर्थशास्त्र दिया है तुम्हारे सिलेबस में, विमुद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण। आर्मी वाले पढ़ा रहे, उनको सिलेबस ही नहीं पता। इकोनॉमिक्स की शब्दावली आर्मी के सिलेबस में है, जीडी में, टेक्निकल ट्रेडमैन में है। अब सिलेबस होना चाहिए उनके पास पढ़ाने के लिए। तो मेरी बात सुनना बेटा, अपन नोटबंदी बोलते हैं।
लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे बोलते हैं विमुद्रीकरण। क्या बोलते हैं? विमुद्रीकरण। और हम क्या बोलते हैं? नोटबंदी। हम क्या बोलते हैं? नोटबंदी। लेकिन अर्थशास्त्र इसको क्या बोलता है? विमुद्रीकरण। जब जब बहुत काला धन बढ़ जाए, ब्लैक मनी बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी को बाजार से बाहर करने के लिए उस मुद्रा को प्रचलन से क्या कर दिया जाता है? बाहर। कह दो अब वो नोट नहीं चलेंगे। तो इससे क्या होगा? जिसके पास वो नोट होंगे या तो वो सरकार के पास जमा करें या शिप्रा जी में बहा दे, मां गंगा में बहा दे। यही करा था लोगों ने। क्लियर? तो नोटबंदी को क्या बोलते हैं? नोटबंदी को क्या बोलते हैं? नोटबंदी को क्या बोलते हैं? देश में 2 बार नोटबंदी हुई है बेटा। पहली बार, प्रथम बार 1977 में। कब हुई? 1977 में। प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? नोटबंदी का दूसरा नाम, नोटबंदी का दूसरा नाम, नोटबंदी का दूसरा नाम, नोटबंदी का दूसरा नाम। पहली बार नोटबंदी का प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। इन्होंने 1000 का नोट बंद कर दिया। 1000 का नोट बंद कर दिया। और आप सभी जानते हो दूसरी बार में तो आप भी थे। दूसरी बार 2016। दूसरी बार नोटबंदी हुई 2016। प्रधानमंत्री हमारे कौन? नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी। 2016 में नोटबंदी हुई और इन्होंने 2 प्रकार के नोट किए, 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर मोरारजी देसाई जी ने जब 1000 का नोट बंद कर दिया था तो वापस 1000 का नोट कब आया? तो सन 2000 में वाजपेयी जी की सरकार में 1000 का नोट चालू हुआ था। मेरी बात समझे? देखो 1000 का नोट बंद कब हो गया? 77। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। कितनी बार बने? 3 बार। और 3 बार में एक बार उनका कार्यकाल 13 दिन का, 13 महीने का और 5 साल का। तो सन 2000 में उन्होंने वापस कौन सा नोट चलाया? 1000। इसे किसने बंद कर दिया? नरेंद्र मोदी जी। क्लियर बात? चलो, भारत में विमुद्रीकरण कितनी बार हुआ? विमुद्रीकरण को हम क्या बोलते हैं? नोटबंदी। पहली बार जब हुआ प्रधानमंत्री कौन? मोरारजी थे। कितने का नोट बंद किया? 1000 का। फिर सन 2000 में 1000 का नोट किसने चालू किया? वाजपेयी जी। फिर दूसरी बार नोटबंदी कब हुई? 2016। कितने का नोट बंद हो गया? 500 और 1000। नोट कर लो इसको। अच्छा चलो मैं लिखवा दूं। ये तो लिखो, मैं लिखवा दूं। ये लिख लो, ये मैं लिखवा दूं। हो गया?
क्या नवंबर में हुई थी, अगस्त में कहाँ हुई? हाँ चलिए देखिए 1991 में 1991 में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। 1991 में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। इसके अंतर्गत निजीकरण, इसके अंतर्गत निजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया। चलिए अब मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय रहा 2002 से 2007 तक। 2005 में, ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया है, 2005 में इसी पंचवर्षीय योजना के तहत के समय आरटीआई को लाया गया। किसको लाया गया? आरटीआई। आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। और राइट टू इंफॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं सूचना का अधिकार। किसका अधिकार? सूचना का अधिकार। ये पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम, ये कानून है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष आया? 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष आया? 2005। इस अधिनियम के द्वारा आप किसी भी सरकारी या गैर सरकारी विभाग से अगर कुछ जानकारी चाहते हैं और वो विभाग या संस्था आपको जानकारी देने से मना करती है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? आरटीआई का। किसका करेंगे? आरटीआई का। जैसे आपके गांव में सड़क बनी, लेकिन आपको लगता है कि यार सड़क का जो मूल्य बताया जा रहा है, ये सड़क उतनी क्वालिटी की नहीं है। आप गए ग्राम पंचायत में, आपने मांग की कि जरा बताया जाए ठेका कितने का दिया गया, क्या क्या राशि का वितरण हुआ। आपको मना कर दिया गया, जानकारी नहीं दी जाएगी। तो आप क्या लगा दो? आरटीआई लगा दो। क्या लगा दो? आरटीआई। तो आरटीआई से विभाग या संस्था आपको जवाब देने के लिए लगभग उन्हें क्या है? बाध्य, उनको बाध्य कर दिया गया। तो वो जवाब देने के लिए बाध्य है, लेकिन कौन से कानून के द्वारा? आरटीआई के द्वारा। तो आरटीआई आया कब? 2005। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 10वीं। समझ गए? अगर हम किसी सरकारी या गैर सरकारी विभाग या संस्था से कोई जानकारी चाहते हैं और वो जानकारी नहीं देती है, तो वो जानकारी हम किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? आरटीआई के द्वारा। समझ गए? तो आरटीआई कब आया? 2005। और ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आया है, जीडी के पेपर में। आरटीआई कब आया? 2005। 2006 में इसी पंचवर्षीय योजना में, 2006 में इसी पंचवर्षीय योजना में नरेगा को लाया गया। किसको लाया गया? नरेगा। नरेगा, नरेगा। एन से बनता है नेशनल, एन से क्या बनता है? नेशनल। आर से बनता है रूरल, रूरल। ई से बनता है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। जी से बनता है गारंटी, गारंटी। और ए से बनता है एक्ट। क्या बनता है? एक्ट। तो इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट को हिंदी में कहते हैं अधिनियम। क्या कहते हैं? अधिनियम। अब जरा पढ़ो इसको पूरा। और शॉर्ट में क्या? नरेगा। शॉर्ट में क्या? नरेगा। तो आरटीआई आया 2005 में और नरेगा कब आया? 2006। और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल व्यक्तियों को कितने दिन का रोजगार? 100 दिन। इसके कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा? 100 दिन। कुशल व्यक्तियों को या अकुशल? अकुशल। दर्जी क्या करता है? दर्जी सिलाई। कुशल है? अकुशल है? कुशल है। अरे कुशल नहीं होता तो उनके पास कौन जाता? आया ना, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, कुशल हुआ कुशल हो। कुशल अगर कोई नौसिखिया पढ़ा था, तुम पढ़ाने लग जाओ तो तुम अभी क्या हो? अकुशल। 5-6 साल होंगे तो क्या बनोगे? कुशल। आया ना? तो इसमें कुशल व्यक्तियों को या अकुशल को? अकुशल।
तो आरटीआई कब आया? 2005। नरेगा कब आया? 2006। नरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार? 100 दिन का। कितने दिन का? 100 दिन। लिखना जरा। जॉब कार्ड ग्राम पंचायत, इसमें पहले जॉब कार्ड बनता है आपका, और जॉब कार्ड बनवाती है ग्राम पंचायत। कौन सी? ये इस समय कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई है, हमने लगातार पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई, बीच में गैप दिया है। तो यहाँ पे एक एक साल की योजना चल रही थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में समाप्त हुई थी, फिर 1990 से 91 और 91 से 92 हमने एक एक साल की योजना चलाई थी, 5 साल की योजना नहीं चलाई, इसलिए मैंने वहां कोई पंचवर्षीय योजना का नाम नहीं लिखवाया। ठीक है, देखो 10वीं पंचवर्षीय योजना में 10वीं पंचवर्षीय योजना में आरटीआई को लाया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में आरटीआई को लाया गया था। इसे सूचना का अधिकार अधिनियम कहते हैं। पिछली परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है ये। इसे सूचना का अधिकार अधिनियम कहते हैं। इसे सूचना का अधिकार अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचना का अधिकार अधिनियम कहते हैं। तो याद रहेगा आरटीआई कब आया? 2005। पंचवर्षीय योजना कौन सी? 10वीं। अगला पढ़ लिखो। 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही ग्रामीण क्षेत्रों में 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल व्यक्तियों को 100 दिवस का रोजगार देने के लिए अकुशल व्यक्तियों को 100 दिवस का रोजगार देने के लिए 2006 में नरेगा को लाया गया। रोजगार देने के लिए नरेगा को लाया गया। नरेगा को लाया गया। अब नीचे नरेगा लिख के उसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। लिखा है सही 2006, बोला सही मैंने अभी, आपने लिखा है। आरटीआई 2005 लिखवाया मैंने आपको। फिर नीचे नरेगा को लिखिए और उसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। फुल फॉर्म आपके सामने है ना? नरेगा को लिख लो और उसका फुल फॉर्म लिख लो। इस एन से नेशनल, आर से रूरल। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। हर किसी का दिख रहा है आपको फुल फॉर्म, और उसका हिंदी अर्थ भी दिख रहा होगा। हो गया। अब बेटा नीचे लिखना 2009 में नरेगा का नाम बदल कर, हाँ लिखो, 2009 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। 2009 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया। महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया। अब इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्या आप लोग मेरी बात को समझ गए?
नरेगा का वर्तमान नाम क्या है? मनरेगा। नरेगा का वर्तमान नाम क्या है? मनरेगा। नरेगा कब आया? 2006। नरेगा कब आया? 2006। नाम परिवर्तन कब हुआ? 2009। किसका नाम जोड़ा? महात्मा गांधी। देखो 3 सन आपको बैक टू बैक याद रखने, 2005, 2006, 2009। 2005 में आरटीआई, 2005 में आरटीआई, 6 में नरेगा, 6 में नरेगा और 9 में नरेगा का नाम बदल के क्या हो गया? मनरेगा। ठीक है। और आरटीआई डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, नरेगा के समय भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी क्या थे? प्रधानमंत्री। क्लियर है बात? नहीं चल रहा है, अभी भी चल रहा है मनरेगा। लास्ट लिखो 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक थी, 2012 से 17 तक थी। इसे समाप्त कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। तो 12वीं के बाद कोई नई पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई। सरकार ने नई नीति लाई है कि हम ऐसे काम करेंगे और उसके संबंध में नीतियां कौन बना रहा है? नीति आयोग। और नीति आयोग की हम चर्चा कर चुके हैं, जरा बताइए योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग आया? नीति आयोग। कब आया? 2015। अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। कौन है? परमेश्वरन अय्यर। ठीक। तो कुल पंचवर्षीय योजना कितनी? 12। पहली कब आई? 51। पहली कब आई? 51। विमुद्रीकरण देश में कितनी बार हुआ? 2 बार, 77 और 2016। विमुद्रीकरण का सीधा साधा नाम नोटबंदी। क्या बढ़ जाए बाजार में? ब्लैक मनी। उसको क्या करना है? बाहर। तो वैसे नोट को क्या कर दोगे? बंद कर दो, तो अपने आप वो नोट या तो बाहर आ जाएंगे या वो जुगाड़ ढूंढ लेंगे अपना कि कैसे क्या मामला करना है उनको। चलिए अब मेरी बात को सुन लीजिए। हमारे यहाँ आरबीआई है, आया ना? आरबीआई किसको नियंत्रण करता है? आरबीआई किसको नियंत्रण करता है? बैंकों को। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई। आरबीआई नियंत्रण करता है बैंकों को, बैंकों पर नियंत्रण, बैंकों पर नियंत्रण। चलो जरा बताओ, पढ़ा चुका हूं। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 35। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 49। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। देखो फिर बताता हूं, आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई। कब हुई? 1935। ऐसा मैं पढ़ा चुका हूं आपको पहले। सरकार ने इसे अपने अधीन कर लिया। सरकार का किसी संस्था को अपने अधीन करना क्या कहलाता है? राष्ट्रीयकरण। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। कब हुआ? 1949 में। इसके प्रथम गवर्नर, इसके प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ, सर ऑसबोर्न स्मिथ। ये किसके प्रथम गवर्नर थे? आरबीआई के। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर, वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। वर्तमान गवर्नर कौन है? वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, मेरी बात सुनना। आरबीआई में एक गवर्नर होता है,
एक क्या होता है गवर्नर, और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। 4 क्या होते हैं डिप्टी गवर्नर, है ना। डिप्टी गवर्नर किसके अंडर होते हैं, गवर्नर के। मेरी बात सुनना, हमने पढ़ लिया आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई। भारत के बाहर आरबीआई का एक ब्रांच ऑफिस है लंदन में। कहां पर है, लंदन में। आरबीआई का ब्रांच ऑफिस भारत के बाहर कहां पर, लंदन। कहां पर, लंदन। भारत के बाहर, भारत के बाहर कहां पर है, लंदन। और भारत में आरबीआई के 4 ब्रांच ऑफिस है। कितने, 4। कहां पर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। किसके ब्रांच ऑफिस है, आरबीआई के। किसके ब्रांच ऑफिस है, आरबीआई के। क्लियर है। अगर मैं कहूं बैंक दर, बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये कौन जारी करता है, आरबीआई। कौन जारी करता है, आरबीआई। सभी बैंकों पर नियंत्रण कौन करता है, आरबीआई। कौन करता है, आरबीआई। समझ में आई बात, लिख लो। अच्छा मेरी बात सुनना, तुमको पता है ना बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई। भारत में नोट कौन जारी करता है, आरबीआई। इधर देखो मेरी बात सुनो, जब बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेंगे, इधर देखो समझ लो 3 चीजें आपके लिए अग्निवीर वालों। जब बैंक किससे पैसा उधार लेंगे, आरबीआई, ज्यादा अवधि के लिए। अवधि मतलब समय, अवधि मतलब समय। जब बैंक किससे पैसा उधार लेंगे, आरबीआई, कम समय, ज्यादा समय, ज्यादा समय, तो आरबीआई पैसा उधार देगा, लेकिन बदले में ब्याज लेगा नहीं लेगा, लेगा। तो जिस दर से ब्याज लेगा उसे क्या कहते हैं, बैंक दर। चलो बताओ, बैंक दर में पैसा उधार कौन लेगा, बैंक। पैसा उधार कौन देगा, आरबीआई। अवधि कम या ज्यादा, ज्यादा, बदले में आरबीआई क्या लेगा, ब्याज। ब्याज के लिए कोई परसेंट तय करेगा या नहीं करेगा, करेगा। तो आरबीआई जिस परसेंट से ब्याज लेगा उसे क्या कहते हैं, बैंक दर। क्या कहते हैं, बैंक दर। वापस आ जाओ, पैसा उधार लेगा, पैसा उधार देगा, लेकिन अवधि कम, अभी कम, ज्यादा वाला बैंक दर। दूसरा बताना, अवधि क्या, कम, अवधि कम है, तो भले ही अवधि कम है, लेकिन आरबीआई क्या लेगा, ब्याज। और कम अवधि का ब्याज परसेंट ज्यादा रहता है, तो आरबीआई जिस दर से वसूलेगा उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट। वापस समझो, पैसा उधार ले रहा है बैंक, पैसा उधार दे रहा है आरबीआई, अवधि कम या ज्यादा, ज्यादा, तो जिस दर से ब्याज वसूलेगा कौन, आरबीआई, उसे क्या कहते हैं, बैंक दर। पैसा उधार ले रहा है बैंक, पैसा उधार दे रहा है आरबीआई, अवधि कम या ज्यादा, कम, ब्याज वसूलेगा आरबीआई, जिस दर से वसूलेगा उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट। क्या कहते हैं, रेपो रेट। आया समझ में। एक और चीज, हम पैसा किसके पास जमा करते हैं, बैंक। और जब बैंकों के पास अतिरिक्त पूंजी जमा होती है तो बैंक उसे जमा कर देती है आरबीआई के पास। अब उधार ले रही है या जमा कर रही है, जमा कर रही है, तो ब्याज कौन लेगा, बैंक। तो आरबीआई बैंकों को जिस दर से ब्याज देगा उसे क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। समझ में आया। एक और बार रिवीजन कर लो, बैंक दर में पैसा उधार कौन लेगा, किससे लेगा, बदले में आरबीआई क्या लेगा, ब्याज। बैंक दर की अवधि कम या ज्यादा, ज्यादा, तो आरबीआई जिस दर से ब्याज वसूलेगा उसे बैंक दर। रेपो रेट में पैसा उधार कौन लेगा, बैंक। किससे लेगा, आरबीआई, बदले में ब्याज। जिस रेट से ब्याज लेगा उसे रेपो रेट। अब आरबीआई के पास पैसा जमा करेगा बैंक, ये पैसा जमा कर रहा है तो ब्याज कौन लेगा, बैंक। तो आरबीआई किसको ब्याज देगा, बैंक को। जिस रेट से देगा उसे क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं, रिवर्स रेट।
डालना। और मैं आपके अग्निवीर का ध्यान रख के ही इसको बता रहा हूं, कोई लेवल नहीं है। अभी बहुत सारी चीजें तो बताई नहीं है जो आपके लेवल की नहीं है, वरना CRR होता है, SLR होता है, वो आपके मतलब का नहीं है। और राष्ट्रीयकृत बैंक बता चुका हूं वर्तमान में कितने हैं, 12। और सबके मुख्यालय हमने देख लिए हैं। किसके मुख्यालय? राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्यालय भी हम देख चुके हैं। और फिर RBI हमने सब देख लिया इसके बारे में भी। थोड़ा तेजी से हाथ चलाना, है ना। हो गया? ब्रांच ऑफिस बेटा, BO मतलब ब्रांच ऑफिस। भारत में 4 है ब्रांच ऑफिस, और भारत के बाहर लंदन में है RBI का ब्रांच ऑफिस। बड़े आगे चलिए। मौद्रिक नीति भी RBI जारी करता है। मौद्रिक नीति महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जारी की जाती है। जब महंगाई बढ़ती है ना, तो RBI मौद्रिक नीति जारी करता है उसको कंट्रोल करने के लिए। किसको कंट्रोल? महंगाई को। तो ये पूछा जाएगा, मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? RBI। बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, RBI। क्लियर है? हटे। चलिए अब मेरी बात सुनिएगा। चलो इधर देखो, एक होता है सेबी। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। और सेबी जो है ये शेयर बाजार पर नियंत्रण करता है। शेयर बाजार पर नियंत्रण किसका है? सेबी का। शेयर बाजार पर नियंत्रण किसका है? सेबी का। ध्यान देना, सेबी की स्थापना हुई थी 1998 में। सेबी की स्थापना कब हुई? 1999 में। लेकिन हाँ, इसे वैधानिक दर्जा, लीगली दर्जा दिया गया 1992 में। जैसे बैंकों पर नियंत्रण 1988 में इसकी स्थापना हुई 1988 में, और दर्जा मिला 1992 में। और ये किसको कंट्रोल करती है? शेयर बाजार। कौन करती है? सेबी। कौन करती है? सेबी। इसके पहले चेयरमैन, प्रथम चेयरमैन या प्रथम अध्यक्ष
इसके प्रथम अध्यक्ष, क्या सर ये हमारे काम का है? बिल्कुल है। प्रथम अध्यक्ष थे ऐसे दवे, दवे। ऐसे दवे किसके पहले चेयरमैन? सेबी के। और इसकी वर्तमान चेयरमैन है माधवीपुरी। वर्तमान चेयरमैन कौन है? माधवीपुरी। माधवीपुरी सेबी की पहली महिला चेयरमैन है। पहली महिला चेयरमैन है सेबी की। क्या है? पहली महिला चेयरमैन। सेबी की पहली महिला चेयरमैन कौन? माधवीपुरी। पहले चेयरमैन कौन? ऐसे दवे। स्थापना कब? 88। वैधानिक दर्जा 92। ये किसको कंट्रोल करेगा? शेयर मार्केट को। समझ में आई बात? शेयर मार्केट समझते हो? इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं शेयर्स में, एक और चीज समझना, जहां शेयर बाजार, जहां शेयर खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, जहां पर शेयर खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, उसे कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। सब्जी कहां बेची जाती है? सब्जी मंडी। अरे सब्जी कहां बेची जाती है? सब्जी ठेले वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो स्थान जहां पे सबसे ज्यादा सब्जी बेचने वाले मिलेंगे, सब्जी मंडी। हाँ या ना? सबसे ज्यादा पानी पतासी वाले चौपाटी, सबसे ज्यादा पानी पतासी वाले चौपाटी, उनका एक स्थान है या नहीं? है ना? जैसे आपको पता है कि बहुत सारे ऑप्शन होने चाहिए मेरे पास, तो जहां पे बहुत सारी सब्जियां हमको मिल जाएगी वो सब्जी मंडी। तो उसी प्रकार से जहां पे शेयर खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, उसको कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। क्या कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। और ये स्टॉक एक्सचेंज भी आरबीआई के अंडर आते हैं। किसके अंडर आते हैं? आरबीआई के। मेरी बात सुनना ध्यान से, भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज है। भारत में कितने? 2। एक है बीएसई। क्या नाम है? बीएसई। और बीएसई का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या नाम है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या नाम है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में। 1875 में हुई थी। और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। कहां का सबसे पुराना? एशिया का। इसमें 30 कंपनियों के शेयर खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। कितनी कंपनियों के? 30। कितनी कंपनियों के? 30। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनियों के? 30। भारत का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई। क्या नाम है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या नाम है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें 50 कंपनियां हैं। इसमें कितनी कंपनियां हैं? 50। कितनी कंपनियों के शेयर खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं? 50। इसकी स्थापना 1992 में हुई। कब हुई? 1992। अब बताओ इसमें ज्यादा कंपनी है या इसमें नीचे वाले में? तो वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है? मुंबई में दोनों। चलिए लिख लो। और स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल कौन करता है? सेबी। ये किसके अंडर है? सेबी। बोलो भैया।